अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी याद रखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक रीनल फेलियर का। ठीक है, पेशेंट जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनको 30 to 40% चांस है कि उनको 20 सालों के बाद ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाएगी। ठीक है, इन कंट्रास्ट टू लेस फ्रीक्वेंट इन टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट जिनमें 15 से 20% है। यानी टाइप 1 वालों को तो 30 से 40% चांसेस हैं कि ये इनको 20 सालों में होगी, लेकिन टाइप 2 वालों को 15 से 20% चांसेस है, यानी थोड़ा सा कम चांसेस है। ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी को हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ भी कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन कॉज बनती है एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का। ठीक है, ग्लोबली यानी कि किडनीज फेल कर जाती हैं और फिर पेशेंट को ना आखिर में डायलिसिस पर आना पड़ता है या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों में याद रखा कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, बाकी भी कंडीशन होती है, सिर्फ ये नहीं कि उनकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो उनको ये डिज़ीज़ होगी, लेकिन उन इसके अलावा भी हाई ब्लड शुगर के अलावा या तो उनको रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं जैसे यूटीआई या अक्यूट किडनी इंजरी हुई है, या ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, या कोई रीनल वास्कुलर डिजीज़ है, तो उनमें ज़्यादा होता है, इन वजूहत से फिर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो 40% लोग टाइप 2 वाले को क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है और वो बहुत सी वजूहत की वजह से होता है। ठीक हो गया। अब ओबेसिटी और बाकी और भी रिस्क फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इसके इसी तरह कुछ एथनिक ग्रुप्स भी हैं, अफ्रीकन, कैरिबियन, साउथ एशियन, जापानीज़, तो उनमें इसका डायबिटिक नेफ्रोपैथी का रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई जेनेटिक और एपीजेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी हाई ब्लड शुगर होती है काफ़ी टाइम से, लॉन्ग स्टैंडिंग, लेकिन फिर भी उनको नेफ्रोपैथी नहीं होती। इसका मतलब है कि उनमें कोई ऐसे प्रोटेक्टिव जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, तो अब आता है कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ होती कैसे, इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर इनाम दानिश ने तो इतनी अच्छी नहीं लिखी पैथोफिजियोलॉजी, मैं आपको थोड़ा सा डेविडसन से ओवरव्यू देती हूँ कि वैसे तो इतनी अंडरस्टूड नहीं है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ना, ये इसमें इन्वॉल्व होता है डायबिटिक किडनी डिजीज़ में। ठीक है, अब ये करता क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा जो है ना, ग्लूकोज को अपटेक करवाता है किडनीज़ में, किडनी के सेल्स में, और एक्टिवेट कर देता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। तो उसके नतीजे में होगा क्या, इन्फ्लामेशन होगी और स्कारिंग यानी फाइब्रोसिस होगी किडनीज़ में। ठीक है, तो किस तरह से किडनी एब्नॉर्मलिटीज़ प्रोग्रेस करती हैं, सबसे पहले होती है हाइपर फिल्ट्रेशन। शुरू में क्या करता है, ग्लोमेरुलाई जो है ना वो हाइपर फिल्ट्रेशन करता है। फिर पहले होती है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, यानी जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, थिकन हो जाती है, तो उससे थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है ना एल्ब्यूमिन, वो यूरिन में लीक होती है, तो उसको कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, और ये अर्लीस्ट डिटेक्टेबल साइन होता है। फिर नंबर 3 होती है फ्रैंक प्रोटीन यूरिया। अब फ्रैंक प्रोटीन यूरिया को हम मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया भी कहते हैं, पहले माइक्रो ही अब मैक्रो, जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ी तो ज़्यादा प्रोटीन लीक होने लगी, तो अब ये स्टैंडर्ड यूरिन डिपिस्टिक पर डिटेक्ट होंगी मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। नंबर 4 होता है ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। ठीक है, फिर ये ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होती है जिसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स जो है ना, उसमें मैट्रिक्स मटेरियल जो है वो मेसेंजियम में बिल्डअप हो जाएगा, और उसमें फिर इवेंचुअली नोड्यूलर डिपॉजिट्स होंगे, किमिस्चल विल्सन नोड्यूल्स बनेंगी। ये पैथोग्नोमिक है, BCQ भी आता है कि किमिस्चल विल्सन नोड्यूल डायबिटिक किडनी डिजीज़ में बनती है, हिस्टोलॉजी पे हमें नज़र आएंगी। ठीक है, ये ग्लोमेरुलाई में बनेंगी। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, एक मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये नोडुलर डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस हुई है, इसमें थिकनिंग हो गई है बेसमेंट मेम्ब्रेन की, मेसेंजियल एक्सपेंशन, ये थिकनिंग हो गई है, मेसेंजियल एक्सपेंशन हुई है, और ये किमिस्चल विल्सन नोड्यूल बनी है जो कि डायबिटिक किडनी डिजीज़ का पैथोग्नोमिक है। ठीक है, ये इसी में हो रहा है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस वाले जो स्टेज होता है उसमें। तो नंबर 5 फिर होता है कि आखिर में अब GFR कम हो गया, डिक्लाइनिंग GFR, जैसे जैसे ग्लोमेरुलाई बिल्कुल प्रोग्रेसिवली लॉस हो जाएंगे तो किडनी का फंक्शन डिटोरिएट होगा और GFR डिक्लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से ये किडनी की एब्नॉर्मलिटी प्रोग्रेस करती है। ठीक है, नंबर 1 पहले हाइपर फिल्ट्रेशन, फिर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, मैक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, एंड देन GFR डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो अभी थोड़ा इनाम दानिश में भी देखते हैं कि इसने किस तरह बताया है किडनी में भी डैमेज बाय डायबिटीज़ इन 3 मेन वेज। नंबर 1 डायबिटिक
ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। क्लिनिकली नेफ्रोपैथी सेकेंडरी टू ग्लोमेरुलर डिजीज़ मैनिफेस्ट 10 to 20 ईयर, मैंने आपको बताया 10 से 20 साल लग जाते हैं, फिर किडनी डैमेज होती है डायबिटीज़ में। तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ क्या होंगी, उसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो जाती है और डिसरप्शन हो जाती है प्रोटीन क्रॉसिंग लिंकेजेस दैट मेक द मेम्ब्रेन इनइफेक्टिव फिल्टर। ठीक है, वो डिसरप्ट हो गए, उसके प्रोटीन क्रॉसिंग लिंकेज डिसरप्ट हुए हैं, तो वो अच्छा फिल्टर नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटीन यूरिन में लॉस हो जाएगी। अक्सर स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, माइक्रो के बाद फिर फ्रैंक प्रोटीन यूरिया। ठीक है, वही उसने बात साथ लिखती है। नंबर 2, इस्कीमिक लीजन्स। अब क्या होता है कि हाइपरट्रॉफी और हाइलेनाइजेशन हो जाती है एफरेंट और ईफरेंट आर्टीरियोल्स की, हाइपरट्रॉफी एंड हाइलेनाइजेशन। नंबर 3, इनफेक्टिव लेजन्स, सॉरी इन्फेक्टिव लेजन्स। अब किडनी में इन्फेक्टिव लेजन क्यों बनेंगी, जैसे असेंडिंग इन्फेक्शन होगा ब्लेडर की स्टेसिस की वजह से, ऊपर इन्फेक्शन किडनीज में जाएगा, तो ब्लेडर की स्टेसिस क्यों हुई, डायबिटीज़ में न्यूरोपैथी भी तो हो रही थी, जिसमें एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हमने पढ़ी थी, जिसमें इनकॉन्टिनेंस, स्टेसिस और ये चीज़ें थी, ये साइड इफेक्ट्स थे। तो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से ब्लेडर स्टेसिस हुआ, स्टेसिस की वजह से इन्फेक्टिव लेजन्स बनी किडनी में, तो उस इन्फेक्टिव लेजन की वजह से भी किडनी डैमेज होती है और डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। ठीक है, तो इस्कीमिक लेजन से इन्फेक्टिव लेजन और डायबिटिक ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस। उसके बाद कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर द डेवलपिंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि अब ये डायबिटीज़ हुई है, आगे जाके नेफ्रोपैथी होगी, तो उसमें अगर उस डायबिटिक पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज पुअरली कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा, लॉन्ग ड्यूरेशन से उसको डायबिटीज़ और कोई और माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी हुई है, जैसे रेटाइनोपैथी या न्यूरोपैथी। ठीक है, इसी तरह रेशियल ग्रुप्स में याद रखिए, एशियन रेसेस में ज़्यादा होती है न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, और पीमा इंडियंस, इसी के अलावा मैंने अफ्रीकन कैरिबियन भी आपको बताया था, साउथ एशियंस और जैपनीज़, ठीक है, इनमें ज़्यादा होती है। और इसके अलावा रिस्क फैक्टर, अगर साथ में पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर यानी प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है तो उसको भी रिस्क ज़्यादा है। फैमिली में किसी को डायबिटिक नेफ्रोपैथी हुई थी तो उसको भी होगी, फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको भी होगी। और मैंने आपको बताया अक्यूट किडनी इंजरी, यूटीआई, ये चीज़ें भी हैं, तो ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि इसको नेफ्रोपैथी होगी। अब नेफ्रोपैथी के कुछ स्टेजेस हैं। शुरू में मैंने आपको बताया इनिशियली क्या होता है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, ठीक है, पहले तो हाइपर फिल्ट्रेशन, फिर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। अब माइक्रो एल्बुमिन यूरिया की वजह से प्रोग्रेसिव डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, जो मैनिफेस्ट करेगी कि उसमें फिर हैवी प्रोटीन यूरिया होगा, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की रेंज में आ जाएगा। माइक्रो ही आगे प्रोग्रेस करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा रहा है और रीनल फेलियर हो जाएगा, विथ क्रेटिनिन और यूरिया रेज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रीनल फेलियर हो गया है। तो उसके बाद आता है, थोड़ा सा इसने माइक्रो एल्बुमिन यूरिया को ही इलेबोरेट किया है कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया को हम डिटेक्ट करते हैं 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन या फिर ओवरनाइट यूरिन कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो इन द अर्ली मॉर्निंग स्पॉट यूरिन कलेक्टेड अपॉन अवेकनिंग। अच्छा, ये समझाने से पहले मैं आपको इसमें अच्छा लिखा हुआ है कि हमने कैसे माइक्रो एल्बुमिन यूरिया को स्क्रीन करना है, डिटेक्ट कैसे करना है कि भाई इस पेशेंट को माइक्रो एल्बुमिन यूरिया हो रहा है, अब इसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी, वो कैसे पता चले। उसके लिए आप ये टेबल देखिए। सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग ना यूरिन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, सुबह यूरिन अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि यूरिन कंसनट्रेटेड भी होता है तो एरर के भी चांसेस कम है। तो अर्ली मॉर्निंग यूरिन मेजर करेंगे हम एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो के लिए, उसको हम कहते हैं ACR रेशियो, ठीक है। अब हम कहेंगे इस अगर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया पेशेंट को है, अगर वो मेल है और उसका ACR एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो 2.5 से 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल आ रहा है, ठीक है, इतना उसका क्रेटिनिन आ रहा है, या फिर अगर यूनिट देखें मिलीग्राम पर ग्राम में तो 25 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर वो फीमेल है तो उसमें एल्बुमिन क्रेटिनिन रेशियो है 3.5 to 30 अगर आ रहा है, या क्रेटिनिन आ रहा है, या उसका 35 to 300 मिलीग्राम पर ग्राम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इनको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमें ये बढ़ा हुआ मिल रहा है ना, इंक्रीज़ मिल रहा है इस रेंज में, अगर ACR एलिवेटेड मिल रहा है तो हम कंफर्म करेंगे उसको, ऐसे नहीं कहेंगे बस ये बढ़ा हुआ है तो इसको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया है। एटलीस्ट हमने 3 टेस्ट करवाने होते हैं, 3 में से 2 अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों बार आपको ये रेंजेस मिल रही हैं, मेल है या फीमेल है,
तो फिर हम कहेंगे कि इसको माइक्रो एल्बुमिन है, ठीक है। एलिवेटेड आए तो फिर हमने रिपीट करवाना होता है। अब पता चल गया कि इसको एलिवेटेड है, ACR उसका एलिवेटेड है, तो फिर अब प्रोटीन यूरिया को डिटेक्ट करने के लिए कि यानी अगर फिर हम मतलब प्रोटीन डिपिस्टिक मेथड के ज़रिए देखेंगे कि माइक्रो एल्बुमिन तो हो रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन यूरिया है। प्रोटीन यूरिया यानी ओवर्ट नेफ्रोपैथी, अगर उसका ACR एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो इस 30 से ज़्यादा है, 30 मोर देन 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि अब उसको प्रोटीन यूरिया भी है। माइक्रो एल्बुमिन के अलावा प्रोटीन यूरिया भी है, लेकिन अब उस प्रोटीन यूरिया को भी कंफर्म करने के लिए फिर प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो करना होता है, ठीक है। इस टेस्ट से प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो कंफर्म करेगा कि भाई प्रोटीन यूरिया है या नहीं। तो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो आपको 45 से ज़्यादा मिल रहा है, मोर देन 45 पर मिलीग्राम पर मिलीमोल, तो ACR तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर 45 से प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे माइक्रो एल्बुमिन के अलावा उसको प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है। अब ये प्रोटीन यूरिया देखना है कि नेफ्रोटिक रेंज में तो नहीं है, नेफ्रोटिक रेंज में तो बहुत ज़्यादा होता है, वो तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ठीक है। तो नेफ्रोटिक रेंज में कितना होता है, 300 से ज़्यादा। तो अगर नेफ्रोटिक रेंज में प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ये नेफ्रोटिक रेंज में है, यानी हमने ACR करवाया, ACR एलिवेटेड था, हमने रिपीट करवाया, दो दफ़ा रिपीट मतलब एलिवेटेड आया है, हमने कंफर्म कर लिया इसको माइक्रो एल्बुमिन है। उसके बाद हमने प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो करवाया, उसमें पता चला कि ये मोर देन 45 है, इसके मतलब पेशेंट को प्रोटीन यूरिया भी है। अब अगर वो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो 300 से ज़्यादा आता, 300 अभी तो 45 से ज़्यादा है तो हमने कहा प्रोटीन यूरिया है, अगर 300 से वो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो ज़्यादा आता तो हम कहते हैं कि इसको नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम माइक्रो एल्बुमिन को स्क्रीन करते हैं और देखते हैं कि कितनी डिग्री की मतलब उसको प्रोटीन यूरिया हो रहा है। इसके अलावा ये बात भी याद रखिएगा, हर साल जो है ना एनुअली सारे डायबिटिक्स को अपना यूरिन टेस्ट करवाना होता है, माइक्रो एल्बुमिन के लिए भी, और GFR ब्लड टेस्ट भी करवाना होता है एस्टिमेटेड GFR के लिए, ठीक है, ताकि वो स्क्रीन करवा लें, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ना हो जाए। यहाँ इनाम दानिश में भी यही बता रहा है कि माइक्रो एल्बुमिन कैन बी डिटेक्टेड बाय 24 आवर प्रोटीन, या तो हम 24 आवर प्रोटीन वाले से करें, या हम जो ओवरनाइट यूरिन कलेक्शन एनालिसिस करते हैं एल्बुमिन क्रिएटिनिन ACR रेशो करेंगे अर्ली मॉर्निंग स्पॉट यूरिन कलेक्टेड अपॉन अवेकनिंग। तो नॉर्मल पर्सन एक्सक्रीट लेस देन 15 माइक्रोग्राम पर मिनट ड्यूरिंग ओवरनाइट यूरिन कलेक्शन। वैल्यूज़ अगर मोर देन 20 माइक्रोग्राम पर मिनट आ रही हैं या उससे भी हायर आ रही हैं 20 या उससे ऊपर, तो उसको हम एबनॉर्मल माइक्रो एल्बुमिन कहेंगे, ठीक है। ये बात कर रहा है ओवरनाइट वाले की, जो उसमें डेविडसन में नहीं बताई। अब अर्ली मॉर्निंग वाला दूसरा टेस्ट है, एक ओवरनाइट है, ठीक है, दूसरा अर्ली मॉर्निंग है। अब अर्ली मॉर्निंग जो स्पॉट यूरिन है उसमें हमने देखना होता है ACR रेशो, एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशो अगर 30 से कम है, हमने देखा ना 30 लेस देन 30 क्रिएटिनिन इज़ नॉर्मल, अगर रेशो 30 to 300 है तो ये एबनॉर्मल माइक्रो एल्बुमिन है। तो एटलीस्ट हम 3 में से 2 ओवरनाइट या अर्ली मॉर्निंग स्पॉट यूरिन कलेक्शन टेस्ट करेंगे ओवर 3 to 6 month पीरियड शुड बी एबनॉर्मल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ माइक्रो एल्बुमिन। इंक्रीज़ अगर माइक्रो एल्बुमिन है तो वो कोरिलेट करेगा विद इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज LDL कोलेस्ट्रॉल लीडिंग टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ इवन इन द एब्सेंस ऑफ रीनल फेलियर, ठीक है। ज़्यादा माइक्रो एल्बुमिन है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ हो सकता है, LDL कोलेस्ट्रॉल भी, कार्डियोवास्कुलर फिर कॉम्प्लिकेशन उसको ज़्यादा होंगी। ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी करना होता है एज वेल एज लो प्रोटीन डाइट 0.8 ग्राम पर kg पर डे एंड ACE इनहिबिटर। इवन इन द नॉर्मोटेंसिव पेशेंट में भी हम ACE इनहिबिटर भी देंगे, ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी करेंगे जिसमें लो प्रोटीन डाइट होगी, तो उससे ये माइक्रो एल्बुमिन रिड्यूस हो सकता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम की तरफ पेशेंट नहीं जाएगा, बच सकता है, प्रोग्रेस नहीं होगा अगर उसका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रखा। डायबिटीज़ है लेकिन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रखा, ब्लड प्रेशर नहीं है फिर भी ACE इनहिबिटर दिया और लो प्रोटीन वाली डाइट दी। कितनी लो प्रोटीन, अपने वज़न के हिसाब से 0.8 ग्राम पर kg पर डे खाए। उसके बाद है प्रोग्रेसिव डायबिटिक नेफ्रोपैथी। प्रोग्रेसिव है, नाम से पता चला आगे बढ़ गई, यहाँ पर हमने कंट्रोल किया इनसे, लेकिन प्रोग्रेसिव क्या होगी, इट मैनिफेस्ट एज अ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी अब यहाँ पर नेफ्रोटिक रेंज में प्रोटीन यूरिन में आ रहा होगा। कितना, नेफ्रोटिक रेंज होती है मोर देन 300 मिलीग्राम, ठीक है। तो हैवी प्रोटीन यूरिया हो रहा है, हाइपो एल्बुमिनीमिया, ब्लड में एल्बुमिन कम है, यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा है, ब्लड में लिपिड ज़्यादा है, हाइपरलिपिडीमिया और इडीमा, तो इसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम,
ठीक है। एंड इस तरह से ये प्रोग्रेस करेगी, इस तरह से प्रेजेंट करेगी प्रोग्रेसिव डायबिटिक नेफ्रोपैथी। एंड प्रोग्रेसिव रीनल इंसुफिशेंसी भी हो रही है। इन कंट्रास्ट टू द अदर रीनल डिसऑर्डर, द proteinuria associated with diabetic nephropathy does not diminish with progressive renal failure। यानी रीनल फेलियर अगर हो भी जाएगा प्रोग्रेसिव तो उससे ये डिमिनिश नहीं होगा प्रोटीनयूरिया। बाकी कंडीशन जिनमें प्रोटीनयूरिया होता है, बाकी जो डिजीज़ होती हैं उनमें रीनल फेलियर के बाद डिमिनिश हो जाता है, लेकिन डायबिटिक नेफ्रोपैथी में जो प्रोटीनयूरिया हो रहा है वो रीनल फेलियर के बाद भी प्रोटीनयूरिया हो रहा होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन डेवलप्स विद द प्रोग्रेसिव रीनल इन्वॉल्वमेंट, कोरोनरी एंड सेरेब्रोवास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस इज एक्सेलरेटेड। आगे जाके फिर इसको हाइपरटेंशन भी हो जाएगी, उसको कोरोनरी और सेरेब्रोवास्कुलर एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक्सेलरेट हो जाएगी। अब हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी को? इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे उसमें याद रखिए कि हमने यूरिन डीआर करना होता है, उसमें एल्बुमिन डिटेक्ट होगा, ठीक है। 24 आवर जो हम यूरिनरी प्रोटीन और क्रिएटिनिन क्लियरेंस कर रहे थे ये करेंगे। मैंने आपको बताया ना, हर साल जो है ना एनुअल स्क्रीनिंग करवानी होती है। सारे एडल्ट्स जिनको डायबिटीज़ है उनको अपना यूरिन टेस्ट एनुअली करवाना होता है, माइक्रो एल्बुमिन यूरिया के लिए भी, और ब्लड टेस्ट भी करवाना होगा एस्टिमेटेड GFR के लिए, ठीक है। एनुअली करवाना है हर साल ब्लड टेस्ट EGFR के लिए और अपना माइक्रो एल्बुमिन यूरिया के लिए जो है डिटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया के लिए तो मैंने आपको बता दिया ना कि एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो हमने करवाना होता है, ACR रेशो, ACR अर्ली मॉर्निंग स्पॉट यूरिन में। मेल का ACR मैंने आपको बताया 2.5 से 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल क्रिएटिनिन हो, ठीक है। और फीमेल्स में जो है कितना हो, 3.5 to 30। फिर ये दूसरे यूनिट है 25 to 300 में है। बस आप यही याद रखें 2.5 to 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल, फीमेल्स में 3.5 to 30 मिलीग्राम पर मिलीमोल। इनसे अगर बढ़ा हुआ है 30 से अगर ज़्यादा है तो मतलब ये ACR एलिवेटेड है। एक बार अगर ACR एलिवेटेड मिल रहा है तो कंफर्म नहीं होगा, आपने एटलीस्ट 2 बार करवाना होगा, ठीक है। अब अगर ACR 30 से बढ़ा हुआ है तो मतलब इसको प्रोटीन यूरिया है, और उस प्रोटीन यूरिया को कंफर्म फिर हम करते हैं PCR के ज़रिए। PCR यानी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो, ठीक है। अब इस ACR बढ़ा हुआ है तो अब उसको एटलीस्ट 2 बार किया, उसको कंफर्म करने के लिए ये जो प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो कर रहे हैं ये प्रोटीन यूरिया को ही कंफर्म कर रहे हैं। किस चीज़ को? प्रोटीन यूरिया, ठीक है। प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो करवाया। अब प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो अगर 45 मिलीग्राम पर मिलीमोल से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि भाई इसको प्रोटीन यूरिया है, ठीक है, ओवर्ट नेफ्रोपैथी है। अब वो अगर 300 से ज़्यादा है तो फिर हम कहेंगे कि ये नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया है, ठीक हो गया। तो ये हम इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे थे, यूरिन कल्चर भी करवा सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं किडनी का एज ए इन्वेस्टिगेशन। अगर माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मिलता है ना तो माइक्रो एल्बुमिन यूरिया एक अच्छा प्रेडिक्टर है कि भाई ये पेशेंट आगे प्रोग्रेस कर रहा है नेफ्रोपैथी की तरफ, ठीक है, इन द टाइप 1 डायबिटीज़। और ये इंडिकेशन होता है कि ACE इनहिबिटर्स या फिर हम एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर थेरेपी दे ताकि उसकी किडनीज प्रोटेक्ट हो, ठीक है, जब हमें माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मिलता है। तो इसीलिए हमने एनुअली पेशेंट की करवानी होती है EGFR और माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। इसके अलावा माइक्रो एल्बुमिन यूरिया रिस्क भी है, रिस्क मार्कर है कि इसको मैक्रोवास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में। उसके बाद अब मैनेजमेंट देखें। मैनेजमेंट में देखें सबसे पहले तो लो प्रोटीन डाइट देनी होती है, मैंने आपको बताया 0.8 ग्राम पर kg पर डे। लो प्रोटीन डाइट से क्या होगा कि प्रोटीन की फिल्ट्रेशन कम होगी और नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी कम होगा। साल्ट रिस्ट्रिक्शन करेंगे अगर उसको इडीमा है तो। अब एक चीज़ याद रखें कि 3 चीज़ें मेजर हैं मैनेजमेंट में, ठीक है। तो अगर आपको माइक्रो एल्बुमिन यूरिया मिला पेशेंट में, ठीक है, उसने स्क्रीनिंग करवाई, अपनी डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें आपने जो है एग्रेसिव एफर्ट्स करनी होंगी ताकि उसकी किडनी डिजीज़ की तरफ प्रोग्रेस ना करे और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी ना हो। 3 चीज़ें आपने उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ठीक है, मतलब उसकी हाइपरटेंशन अगर है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना है। एक तो आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, ये किडनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। दूसरा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स को भी कम करना है, यानी कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी मैनेज करना है। तीसरा आपने उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल करना है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल उसने। अब 3 चीज़ों पर करेंगे तो आगे किडनी डैमेज की तरफ कम जाएगी, नहीं जाएगी। तो उसके अलावा मेडिकेशंस की बात करें तो ड्रग ऑफ चॉइस जो हम इसमें देते हैं ना,
क्रोनिक नेफ्रोपैथी में, डायबिटिक नेफ्रो, वो ACE इनहिबिटर है, ठीक है। ACE रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉकर्स जो ACE इनहिबिटर है या ARBs, ये फर्स्ट लाइन थेरेपीज़ होती हैं, क्योंकि ना ये किडनी को प्रोटेक्ट भी करती हैं। एक तो ये ब्लड प्रेशर तो कम कर रही है, इसके साथ ये जो अंदर ग्लोमेरुलाई है उसका भी प्रेशर को कम कर रही हैं, उसके प्रेशर को कम कर रही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी फंक्शन भी मॉनिटर करने होंगे जब हम ये ड्रग स्टार्ट करें या इसका डोज स्टार्ट कर रहे हों, ठीक है। और एक बात याद रखें कि ये इतनी अच्छी ड्रग है कि इससे 50% चांसेस कम हो जाते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के, ठीक हो गया। तो एनर्जेटिक ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोग्रेशन। आपने ब्लड प्रेशर कम करना है तो हाइपरटेंशन करेंगे सही तो नेफ्रोपैथी की तरफ नहीं जाएगा पेशेंट। टारगेट ब्लड प्रेशर 140/90 होना चाहिए, बल्कि 130/90। और ACE इनहिबिटर्स फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है। ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेंगे, प्रोटीन यूरिया को भी रिड्यूस करेंगे बाय रिड्यूसिंग इफरेंट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई। बाकी एंटी हाइपरटेंसिव जैसे लूप डायोरेटिक्स, फ्रूसामाइड हम इन केस ऑफ एडिमा देंगे। जो अवॉइड करनी है ड्रग्स नेफ्रोपैथी में वो थायाजाइड है। थायाजाइड क्योंकि ना इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा तो और ब्लड शुगर बढ़ा देगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, ठीक है। और बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, ये और एग्रावेट करेंगे पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ को, इम्पोर्टेंस करवाएंगे, इसलिए ये भी अवॉइड करनी है। इंसुलिन सेंसिटिविटी रीनल फेलियर में बढ़ जाती है क्योंकि इंसुलिन हमारी किडनी से इनएक्टिवेट होता है। तो अगर रीनल फेलियर हो रहा है तो उसमें इंसुलिन इनएक्टिवेट कम्प्लीटली नहीं होता और अपना ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट बरकरार रखता है। तो इसीलिए डोजेज ऑफ इंसुलिन जो है हमें रिड्यूस करना होगा, ठीक है, कि अगर किडनी फेलियर की तरफ जा रही है, क्योंकि इंसुलिन इनएक्टिवेट हो ही नहीं रहा, ज़्यादा है ब्लड में, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है, तो इंसुलिन का थोड़ा डोज कम करेंगे। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक हमने अवॉइड करनी है अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो रही है। स्पेशली मेटफॉर्मिन जो है नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये लैक्टिक एसिडोसिस करवाएगी और फर्दर रीनल फंक्शन से इम्पेयर करेगी। अगर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक यूज़ करनी है तो उसमें हम वो सिलेक्ट करेंगे जो लिवर से मेटाबोलाइज हो, जैसे ग्लिपिजाइड या ग्लिक्लाजाइड, ठीक है। ग्लिपिजाइड या ग्लिक्लाजाइड देंगे क्योंकि ये लिवर से होती है मेटाबोलाइज, ये दे सकते हैं। आखिर में एंड स्टेज रीनल डिजीज़ अगर हो गई है तो फिर डायलिसिस करनी होगी। रीनल ट्रांसप्लांट से ही लाइफ बच सकती है। रीनल के साथ अगर टाइप 1 डायबिटीज़ वाला पेशेंट है तो हम पैनक्रियाटिक ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट भी कर देंगे उसी वक्त, ताकि फिर पेशेंट को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन भी ना लग पाए, ठीक है। और रिकरेंस इसमें नहीं होती। डायबिटिक नेफ्रोपैथी अगर ट्रांसप्लांट करवा लिया तो स्लो होगी इसमें रिकरेंस और इतना मेजर कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बाकी कॉम्प्लिकेशन फिर भी प्रोग्रेस करेंगी जो उसको डायबिटीज़ की वजह से हो गई हैं, ठीक है। और एक और ड्रग इसने इनाम दानिश ने नहीं लिखी जो कि है रेनिन। एक तो ACE इनहिबिटर ARB ये हम दे रहे हैं, रास सिस्टम वाली अच्छी हैं, बेस्ट है। दूसरी सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर टाइप 2 वालों में हम देंगे, ठीक है, जिसको ओवर्ट प्रोटीन यूरिया है, यानी मोर देन 300 मिलीग्राम पर डे उसका प्रोटीन सिक्रीट हो रहा है और उसका GFR अभी मोर देन 30 ml पर मिनट ही है। तो ऐसे में हम सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर देंगे अगर, जैसे कनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोक्सिन, डेपाग्लिफ्लोजिन, तो उससे क्या होगा, एंड स्टेज रीनल डिजीज़ का चांस 30% कम हो जाता है। ये भी अच्छी ड्रग है, ठीक है। ये सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़ की प्रोग्रेशन भी कम करती है, तो इसको हम उन ACE इनहिबिटर्स के साथ एज ए एड ऑन दे सकते हैं, उसके साथ देंगे, ठीक हो गया। दैट्स इट। यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी।